स्वागत है आप सभी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्विज सीरीज़ में, जहां हम देखेंगे आपके आगामी रेलवे एसएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके प्रश्नों का संग्रह, जहां हम 15 मिनट में 50 प्लस प्रश्न करेंगे। इसी सीरीज का आज पहला प्रश्न है कि कच्चे माल के उत्पादन के लिए हाथ में धन किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो रॉ मटेरियल के उत्पादन के लिए हाथ में जो धन है उसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि वही काम आता है वर्किंग कैपिटल। इसे क्या कहा जाता है? कार्यशील पूंजी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही प्रश्न है। एसएससी में पूछा गया प्रश्न था, इकोनॉमिक का प्रश्न था। कौन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान राज्य द्वारा लगाए जाने वाला एक प्रकार का कर नहीं था? तो कौन कौन सा कर लगाते हैं अलाउद्दीन खिलजी? खेती पर कर लगाते हैं, आवास पर कर और मवेशियों पर कर लगाते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन ए, लघु उद्योग तो थे नहीं उस समय, इसलिए इस पर कोई कर तो था ही नहीं। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, 1296 से लेकर 1316 के बीच आपका अलाउद्दीन खिलजी का समय है, आपने ये याद रखना है। दूसरी बात है कि ये जो आवास पे कर है उसे घर ही बोला जाता था, घर ही, तो ये भी पूछा गया था। और जो खेती पे कर है, खेती वाली भूमि पे, तो उसे चराई बोला जाता था, ये भी आपने याद करना है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान में रखना है आपको। गर्मी के मौसम के अंत में विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में प्री मानसून वर्षा अत्यंत साधारण है, जिसे अक्सर क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मैंगो सावर्स, आपने नाम भी सुना होगा। और ये अप्रैल के आसपास, अप्रैल रेन भी इसे बोला जाता है, अप्रैल के मौसम के आसपास जो होती है। इसे बंगाल में देखिए काल बैसाखी बोला जाता है, और इसी में जो वर्षा होती है उसके बाद ही जो है आपके चावल की बुआई की जाती है, चावल के फसल की बुआई करती है। तो काल बैसाखी बंगाल में, मैंगो सावर्स बोला जाता है केरल और कर्नाटक में। ये अप्रैल के मानसून के आसपास शुरू होता है, अप्रैल रेन, समर रेन बोला जाता है। किस क्षेत्र में हिमालयन दर्रा सिपकिला स्थित है? तो किस क्षेत्र में स्थित है? तो सिपकिला दर्रा जो है वो सतलज नदी के पास स्थित है, यानी कि इसे सतलज घाटी कहते हैं। तिब्बत से निकलती है और फिर भारत में ये प्रवेश करती है। सिपकिला एक तरह का दर्रा है जो कि पहाड़ों के बीच स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछा जा रहा है, में स्थापित कब स्थापित किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी, 1976 में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान यानी CICR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। ये कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा कपास की पैदावार कहाँ होती है? तो महाराष्ट्र में होती है, तो इसका हेडक्वार्टर भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ पे है? पुणे में है, ये भी याद रखना है, पूछा गया प्रश्न है। मैं जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो प्रश्न के साथ साथ आपने एक्स्ट्रा फैक्ट पे भी ध्यान रखना है। किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था उससे लिया गया प्रश्न है। तो किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। कितना है? 4.1 करोड़ के आसपास है। और कब की है? 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है अनुसूचित जाति की संख्या भी ज़्यादा है। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि केंद्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान जो है CIFRI, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे है। तो ये जो है पश्चिम बंगाल बैरकपुर में है। पश्चिम बंगाल जो है मछली पालन के लिए काफ़ी जाना जाता है, और ये बैरकपुर वही जगह है जहाँ से मंगल पांडे ने 1857 का विद्रोह किया था, इसी बैरक से हुआ था, तो ये भी आपने याद रखना है। लाल बाल पाल किस राज्यों से संबंधित है? नाम से ही पता चलता है कि लाल जो है आपके पंजाब से, बाल आपके महाराष्ट्र से, और पाल जो है बंगाल से संबंधित है, विपिन चंद्र पाल। ठीक है, और ये जो थे ये स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्हें गर्म दल का नेता माना जाता था। सरकार की एक प्रणाली जहां सत्ता को केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है के रूप में जाना जाता है। पहले प्रश्न समझते हैं क्या पूछ रहा है कि देखिए केंद्रीय मतलब सेंट्रल, और देश के विभिन्न घटक यानी स्टेट, तो उसके बीच विभाजित हो तो उसे फेडरलिज्म बोला जाता है, फेडरलिज्म। और आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें क्या होता है? इसमें दो भागों में सत्ता विभाजित होता है, केंद्र के बीच और राज्य के बीच। तो केंद्र में आपका हो जाएंगे PM और राज्य में हो जाएगा CM, तो इसे ही फेडरलिज्म बोला जाता है, जहाँ केंद्र का भी शासन होता है, राज्य का भी शासन होता है। एक और प्रश्न इसमें ये पूछा गया था कि संघवाद का एग्जाम्पल कहाँ पे है? तो USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पे जो है हर स्टेट का अलग इलेक्शन होता है, प्लस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अलग होता है। तो USA में भी फेडरलिज्म है, जैसे कि हमारे देश भारत में है। कौन सा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर गुजरात में स्थित है पूछ रहा है? तो आपने याद रखना है काकरीपाड़ा, काकरपाड़ा जो है परमाणु रिएक्टर गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है? सूरत में है। और आपने याद रखना है कि ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि परमाणु रिएक्टर के पास जल की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, तो ताप्ती नदी के पास स्थित है। तारापुर की बात करें तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है, बहुत पुराना है तारापुर, महाराष्ट्र। नरौरा कहाँ है? ये बुलंदशहर में है। बुलंदशहर कहाँ है? आपने ये याद रखना है, ये यूपी में है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्टर है। ये तीनों के तीनों जो है कई बार पूछे गए हैं हर एग्जाम में, चाहे आप SSC बोलिए, रेलवे बोलिए, या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम हो।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों के लिए चुने जाने की स्थिति में कितने दिनों के भीतर सूचित करना होगा कि किस सदन में कार्य करना चाहते हैं। प्रश्न कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई मेंबर है, अब वो निम्न सदन यानी कि लोकसभा, जिसे लोअर हाउस भी कहते हैं और लोकसभा कहते हैं, ये तो पहले आपने याद रखना है कि निम्न सदन लोकसभा है और उच्च सदन जो है वो है राज्यसभा। तो अगर कोई मेंबर दोनों के लिए इलेक्ट होता है, लोकसभा के लिए और राज्यसभा दोनों के लिए, तो उसे किसी एक सदन में कार्य करना होगा। क्या ऐसा कोई नियम है? जी हाँ, नियम है। कब का है? अनुच्छेद 1951 का जो अधिनियम है उसके अनुसार है कि आपको किसी एक सदन में ही काम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपको 10 दिन के भीतर, यानी ऑप्शन बी, आपको सूचित करना होगा कि मुझे इस सदस्य में काम करना चाहता है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आपने याद रखना, अनुच्छेद 101 में इसका वर्णन किया हुआ है कि आप किसी एक में कार्य कर सकते हैं। वहीं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताया है सब कहीं ना कहीं पूछा गया है, आपने सभी ध्यान में रखना है। गुप्त वंश के पहले शासक का नाम बताइए जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो वो कौन से थे? तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह होता है। और इनसे इनका विवाह क्यों होता है? राज्य विस्तार नीति के अंतर्गत। राज्य विस्तार नीति इनकी ऐसी थी कि राजा से विवाह कर लो और उनका राज्य को अपने में मिला लो। तो ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले किस राजा ने राज्य विस्तार नीति के अंतर्गत विवाह शुरू किया? तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम थे। और चंद्रगुप्त प्रथम के जो थे सहयोगी कौन थे? वो थे चाणक्य। तो ये भी आपने याद रखना, सहयोगी, इनके गुरु, इनके महामंत्री थे चाणक्य, जो है इनको चंद्रगुप्त प्रथम का सहयोगी और गुरु माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है? तो देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, नाम से ही पता चल रहा है। किसान विकास पत्र भी है। इसमें क्या होता है? इसमें हाई इंटरेस्ट पे किसानों को लोन दिया जाता है, आप वो खरीद सकते हैं और उसको आपको इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप वो पत्र खरीदते हैं। ये एक तरह का गवर्नमेंट द्वारा निकाला गया बॉन्ड है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी केंद्र सरकार द्वारा निकाला गया बॉन्ड है और ये पीएम मोदी आने के बाद इसे बनाया गया था। ये भी कई बार का पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो है इस वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है। तो किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित है, MSDE मिनिस्ट्री से संबंधित है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अंदर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा इस योजना को चलाया जाता है, ध्यान में रखिएगा आप। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में नर्तक जो है अपने सिर पर बर्तनों को संतुलित करते हैं? NTPC का 5 से 6 शिफ्ट में ये प्रश्न रिपीट हुआ था और ग्रुप डी में भी इसे रिपीट किया गया था। तो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देख रहे हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो इसका नाम क्या है? करगट्टम है। करगट्टम में क्या होता है? सिर पे जो है बर्तनों की टोकरी को रखा जाता है एक के ऊपर एक। अच्छा, ये पूछा जाता है कि ये क्या है? तो ये एक लोक नृत्य है, आपने याद रखना है। कहाँ का लोक नृत्य है ये पूछेगा तो आपको याद रखना है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और ये लोक नृत्य क्यों किया जाता है? तो ये जो है वर्षा के देवता को समर्पित है, वर्षा के देवता को समर्पित है। ये भी आपने ध्यान रखना है। प्रत्येक खो खो टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक टीम से केवल कितने खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं? तो सिर्फ 9 खिलाड़ी खो खो में मैदान में उतरते हैं। और ये भारत में सबसे पुराने ट्रेडिशनल गेम्स में से एक है। जैसे कि एक गेम है कबड्डी और उसके बाद है खो खो भारत में, और इसमें टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है, लेकिन उतरते हैं 9 खिलाड़ी। दोनों में से जो भी पूछे। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? पहले प्रश्न का मतलब समझते हैं। मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट का विस्तार आपने सुना होगा, कई बार किया जाता है नई सरकार आने पे, जिसके अंतर्गत कई सीट होते हैं, जैसे कि वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्र गृह मंत्रालय, इस तरह के कई पद होते हैं, चाहे वो सेंट्रल में हो चाहे स्टेट में हो। तो इसमें क्या होता था? 2002 की बात है, 2003 में ये लाया गया था। तो उसके पहले क्या होता था कि कैबिनेट का बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाता था, जिसके कारण कई मंत्रियों को पद मिल जाता था और उसके बाद खर्चे बहुत बढ़ जाते थे, लेकिन काम कम होता था। तो इसमें अमेंडमेंट किया जाता है 2003 में, एक अध्यादेश पारित किया जाता है। किस अनुच्छेद से पारित किया जाता है ये पूछता है, तो अनुच्छेद 75 1A के अंतर्गत ये पारित किया जाता है। संशोधन का कौन सा नाम है? संविधान संशोधन जो होता है उसका नाम है 51वां संविधान संशोधन 2003। तो तीनों पॉइंट आपने याद रखना है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो है आपका कैबिनेट में लोकसभा का जो सदस्य है कुल, उसका सिर्फ 15% ही कैबिनेट में मिनिस्टर होगा। जैसे कि होम मिनिस्टर हो गया, वित्त मंत्री हो गया, तो ये 15% सदस्यों को ही बनाया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बनाया जा सकता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? कई बार का पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप स्टार मार्क करके रख लेंगे। तो अनुच्छेद 21A में ये बताया गया है कि शिक्षा का अधिकार जो है
उसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा और ये जो है अब मूल कर्तव्य के अंतर्गत आ गया है। और ये कर्तव्य किसका है? पेरेंट्स का कर्तव्य है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ये कब आता है ये भी याद रखना है, 2002 में आता है। कौन सा संशोधन से आता है? 86वां संशोधन से आता है। सारे का सारा चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। एक प्रश्न के साथ साथ आप 4 प्रश्न कर रहे हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। अगला प्रश्न देखिए, देश और उनकी राजधानियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है, पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा सही है। तो म्यांमार का नाइपी डाओ राजधानी है, बिल्कुल ये सही है, बाकी का सारा गलत है। तो आप पूछिएगा कि कंबोडिया का राजधानी क्या है? तिब्लिस है, नहीं है। कौन सा है? फोनोपे है। और देखिए एक शिफ्ट में पूछा गया था कंबोडिया का राजधानी, तो आपने इसे याद रखना है, फोनोपे। फोनोपेन जो है कंबोडिया का राजधानी। ब्रुनोई का राजधानी क्या है? तो ब्रुनोई का राजधानी है बंदर सेरी बागवान, ये भी आपने याद रखना है, बेगावन, बंदर सेरी बेगावन या बागवान आप बोल लीजिए, इसे कहा जाता है। अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो ये है बाकू जो है अजरबैजान की राजधानी है, येरेवान नहीं है। सारे का सारा पूछा गया, अजरबैजान हो गया, चाहे कंबोडिया, चाहे ब्रुनोई या फिर म्यांमार, सबका सब पूछा गया है। एसएससी के कई शिफ्टों में रिपीटेड प्रश्न है ये। भारतीय रुपया को पाउंड स्टर्लिंग से कब अलग किया जाता है? देखिए पाउंड स्टर्लिंग कहाँ की मुद्रा है? तो यूके की है। ये ओल्डेस्ट मुद्रा है जो कि अभी भी कार्यरत है। ये भी पूछा जाता है कौन सी सबसे ज़्यादा है, तो ये ओल्डेस्ट मुद्रा है जो कि अभी भी चलन में है, ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा, ये कब अलग किया जाता है? पहले भारत में स्टर्लिंग पाउंड चलता था और ये जो है ना सबसे ज़्यादा कॉस्टली मुद्रा है, यानी डॉलर के मुकाबले इसका मूल्य सबसे ज़्यादा है। तो इसे 1975 में जो है अलग किया जाता है और भारत में रुपये का चलन शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम किसके अंतर्गत आता है? तो यह है विदेशी मुद्रा भंडार के लिए 1934 का अधिनियम था, जो कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये अधिनियम लाया जाता है। आरबीआई एक्ट 1934 भी इसे बोला जाता है, जिसके अंतर्गत विदेशी मुद्रा भंडार को रेगुलेट किया जाता है और आरबीआई इसको रेगुलेट करती है। भारत में यौन अपराधों का संरक्षण पॉस्को अधिनियम बच्चों के हितों की रक्षा करते हुए यौन उत्पीड़न अश्लील साहित्य अपराधों की सुरक्षा प्रदान करता है। ये कब लागू किया गया था? तो ये कब लागू किया गया था? 2012। कभी कभी इसका शॉर्ट भी पूछ लेता है कि पॉस्को अधिनियम का संबंध किससे है? तो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण से संबंधित अधिनियम है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में देश का भौगोलिक क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो देखिए ये 24.62% है। देखिए ऑप्शन कितने नज़दीक हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं आप। और ये जो है ये आप एनटीपीसी बोल लीजिए या एसएससी बोल लीजिए या फिर ग्रुप डी बोल लीजिए, हर जगह ये बार बार प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो वन रिपोर्ट है ये कौन प्रकाशित करता है? तो ये आपने याद रखना है कि केंद्रीय जो वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून उत्तराखंड में, इसके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब होती है ये पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है कि 1981 में इसकी स्थापना होती है। इसमें एक और प्रश्न ये पूछा गया था कि देश के कुल वन में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा वन, ये भी आपने याद रखना है। सारा का सारा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कई शिफ्टों में रिपीटेड प्रश्न है। श्री गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों के नेतृत्व ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। अब यहाँ क्या हो गया, प्रश्न को थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ है, क्योंकि किसके मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह जो है वो मुगलों के खिलाफ विद्रोह करते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। यानी गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद जो है श्री गोविंद सिंह जो है वो मुगलों का विद्रोह करते हैं। अच्छा, ये मुगलों के कितनेवें गुरु थे? ये 10वें गुरु। तो कौन? गुरु गोविंद सिंह। इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध पटना साहिब से है, जो कि बिहार की राजधानी है। इनका जन्म जो है पटना साहिब में होता है। ये जन्म से हिंदू थे, बाद में जो ये है सिख धर्म को अपनाते हैं, ये भी याद रखना है। अभी हाल ही में अमृत महोत्सव मनाया गया था गुरु गोविंद सिंह के जन्मतिथि को लेकर। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है ये पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो हाल ही में जो कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 हुआ था उसमें इनको गोल्ड मेडल मिलता है। किसको? मीराबाई चानू को याद रखना है। मीराबाई चानू कितने किलोग्राम कैटेगरी में खेलती है? तो 49 किलोग्राम कैटेगरी में खेलती है, ये पूछा गया प्रश्न है। मीराबाई चानू का संबंध कहाँ से है? तो इम्फाल मणिपुर से इनका संबंध है। मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल में इनका जन्म होता है, ये भी आपको याद रखना है, इम्फाल में इसका जन्म होता है। तो इनका संबंध किससे है? आप सभी जानते ही होंगे कि इनका संबंध जो है आपका भारोत्तोलन से, भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हुई है मीराबाई चानू। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। आपने कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।